नमस्कार। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन फिर इसके अपोजिट हम लोग सुनते हैं चैत्र, वैशाख, माघ, पूस। तो ये हम दोनों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें बताएंगे कि ये दोनों हैं क्या और इनको हम आपस में कैसे रिलेट करें और ये चीज़ें क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। और आज की समय में लोगों की एक सामान्य समस्या है कि उनको जनवरी फरवरी के कैलेंडर मिलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं, उनकी छुट्टियां भी कैलेंडर के हिसाब से होती है। हमारे जीवन के सारे कार्य, गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, ये सब कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। यहाँ तक कि सोमवार, मंगलवार, ये सारे गणित हम कैलेंडर ही यूज़ करते हैं। कैलेंडर का आधार कालांधर था, जो कि हमारा पंचांग ही था। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो कैलेंडर है इसका नाम क्या है। इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम इस्तेमाल करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्या है? ये रानियों के नाम है। मार्च, अप्रैल, मई, ये रानियों का नाम है। और पता है ये सितंबर का मतलब होता है 7। ये 7वां महीना था, आज ये 9वां महीना है। हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो सितंबर है वो 9वां महीना है, परंतु सितंबर का मतलब सेप्ट माने 7, ऑक्ट माने 8। तो ये जो क्रम था, ये क्रम इन्होंने इस तरीके से अपनाया है कि हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में नव वर्ष मार्च से शुरू होता है। आज भी नव वर्ष मार्च से सिर्फ राष्ट्रीय कैलेंडर में होता है। आज भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह 21 मार्च से शुरू होता है, परंतु जो हमारा विक्रमी संवत का जो हमारा पंचांग है वो मार्च, अप्रैल, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। उसके गणित का आधार भी मैं आपको समझाऊंगा किसी वीडियो में, तो मैं इसको विस्तृत विषय में बताऊंगा। परंतु अभी आप ये समझिए कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, ये चीज़ कहीं ना कहीं हमसे अडॉप्ट की गई है और इस कैलेंडर का नाम था ग्रेगोरियन। अब इस कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। इससे पहले जो कैलेंडर चलता था वो था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर इस तरीके का होता था कि उसमें महीनों के नाम की बजाय तारीखें गिनी जाती थी कि आज कितना दिन है, आज 254वां दिन है, ऐसे करके तारीखें गिनी जाती थी। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर में महीनों की संख्या देने लगे। तो एक इंसिडेंट है 5 अक्टूबर 1582 का कि ग्रेगोरियन पॉप 13 वो जब थे तो उनके राज्य में किसी ने उनको आकर बताया कि आपके कैलेंडर में 11 दिन की त्रुटि है। तो उन्होंने जब उस चीज़ को चेक किया और उन्होंने कहा ठीक है, आज से 5 अक्टूबर 1582 नहीं, 16 अक्टूबर 1582 है। तो इस कैलेंडर में 11 दिन का भी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम आज इस्तेमाल करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें अंतर है। चलिए अब इधर आते हैं। पंचांग, जो पंचांग हम इस्तेमाल करते हैं उसमें महीनों का निर्णय कैसे होता है और ये तारीखें आगे पीछे क्यों जाती हैं। तो देखिए, मैं आपको बहुत सरल शब्द में बताऊंगा। कल ही हमने एक वीडियो करी थी संक्रांति, मकर संक्रांति से संबंधित, और मैंने आपको बताया था कि संक्रांति का अर्थ होता है कि जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करे उसे हम संक्रांति कहेंगे। तो राशियाँ कितनी हैं? राशियाँ 12 हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियाँ हैं। अब इन राशियों के आधार पर ही महीनों के नाम होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पौष, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन, ये 12 महीने और 12 राशियां हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि संक्रांति क्या होती है कि सूर्य किसी राशि में प्रवेश करे उसे संक्रांति कहते हैं। तो आप ये समझिए, जिस महीने में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस महीने को चैत्र बोलते हैं। जिस महीने में सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे उसे वैशाख बोलेंगे। यही क्रम है, क्रम में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने आपको बताया माह क्या, हमारे यहाँ माहों के नाम कैसे दिए जाते हैं कि जिस भी महीने में, अगर अप्रैल हो या मार्च हो, अंतर नहीं पड़ता। सूर्य अगर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो उस माह का नाम चैत्र होगा। ठीक है, वैशाख राशि में कर रहे हैं तो वैशाख होगा। अब ये एक माह की एक साधारण प्रकार हो गई। ये साधारण प्रकार का माह है जो सूर्य की राशियों के प्रवेश से निर्धारित होता है। अब इसके अलावा और संक्रांति विहीन मासः अधिक मासः, जिस महीने में संक्रांति हो ही ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, संक्रांति हो गई मेष की तो माह का नाम चैत्र हो गया। अब संक्रांति ही नहीं हुई तो यानी मीन राशि में था सूर्य और पूरा हमारा अप्रैल भी निकल गया और राशि नहीं बदली, तो इसको अधिक मास कहते हैं। अधिक मास कब पड़ता है? जब सूर्य 30 दिन से ज़्यादा एक राशि में रहते हैं तो वो अधिक मास होता है। और द्विसंक्रांति मासः 6 मासः, यानी
अगर 2 संक्रांति एक ही महीने में 30 दिन के अंदर अंदर सूर्य 2 राशियों में संक्रांति कर ले, जैसे मेष में और वृष में दोनों में चला जाए 30 दिन के अंदर, तो इसको हम 6 मास कहेंगे। यानी एक मास का 6 हो गया, क्योंकि सूर्य ने एक ही महीने में 2 बदल दिए तो वो 30 दिन हमारे कम हो गए, तो महीना हमारा छोटा होता है। तो अधिक मास लगभग 2.5 साल बाद पड़ते हैं और 6 मास लगभग अधिक मास लगभग 2.5 साल बाद पड़ते हैं और 6 मास लगभग 19 वर्ष बाद पड़ते हैं। तो यह तो एक हो गया कि ये मास होते हैं। अब इसके अलावा आपने एक और मास सुना होगा, खर मास। खर मास पौष और फाल्गुन को कहते हैं। इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बृहस्पति की राशि धनु और मीन में सूर्य इस टाइम संक्रांति करते हैं। इन राशियों को क्यों हम खर मास कहते हैं? उसका कारण है, खर का मतलब होता है गधा। और एक ऐसा ही कथा है कि सूर्य के घोड़ों को थोड़ा सा विश्राम चाहिए था, क्योंकि धनु राशि घोड़े से संबंधित है, तो उनको थोड़ा सा विश्राम चाहिए था। जब सूर्य धनु राशि में थे, पौष मास चल रहा था, उन्हें विश्राम चाहिए था, तो सूर्य ने गधों से जोता अपना रथ और भ्रमण किया। तो कहा जाता है कि गधों से भ्रमण कराने की वजह से सूर्य का पौष मास में प्रभाव बहुत कम होता है और गर्मी मतलब ऊष्मा हमें उतनी नहीं मिलती है, तो इसको खर मास कहते हैं। इसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित कहा जाता है। ये मैंने महीनों के बारे में आपको बताया। मुझे आशा है मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया और आप लोग महीनों के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए। जी सर। आगे अपने प्रश्न बताते रहिएगा, मैं उत्तर देता रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।